तो वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, फाइनली 2 बार आयोग की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसका कि पीडीएफ और लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। 150 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जो कि 2 भाग में होगा। यहाँ पे इस वीडियो में आपको जीएस, जीके और करंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का आपको फुल क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अंत में कि आपने इस सेट में कितने स्कोर किए हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा या रामनाथ कोविंद? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है कि यहाँ पे सेट में सिर्फ जीएस, जीके और करंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को स्किप करेंगे। संख्या 6 बोल रहा है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इसके गोले की गति डैश का उदाहरण है। सरल देखिए, प्रक्षेप्य और अतिशयोक्ति गति या क्षैतिज गति। तो आपको पता है कि तोप से गोला दागने का मतलब होता है कि उसको हम प्रोजेक्टाइल करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रक्षेप गति हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि रेपो रेट में कमी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाएगा और केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मांग में बढ़ोतरी करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए, कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 क्या बोल रहा है कि रेपो रेट में कमी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाएगा। नहीं, जैसे आप रेपो रेट कम कीजिएगा तो और ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। और 2 बिल्कुल सही है कि रेपो रेट में जो है आप बढ़ोतरी से और कमी से आप एक तरह से मांग पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अनुबंध कृषि संबंधी अध्यादेश लाया गया है? हरियाणा, पंजाब, ओडिशा या हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओडिशा के द्वारा ये लाया गया है। और बिहार ने एक ऐप लॉन्च किया है संजीवनी कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या 11 बोल रहा है कि मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाली संचालन क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, घुसपैठ, नमनीकरण, यूट्रोफिकेशन या लिंचिंग। एक बार फिर से देख लीजिए इसको इत्मीनान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, लिंच। संख्या 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त राज्य के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादित की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? ठीक है, आरोही क्रम को देखना है। तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वन आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद ओडिशा में हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा हमको त्रुटि लग रहा है, तो ऑप्शन 20 के साथ आप लोग चलिए। यहाँ पे 2, 4, 3, 1 करके आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। इस आधार पर है। यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। 15 बोल रहा है कि जून 21वीं तारीख को सूर्य होता है कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे डूबा रहता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमकेश चमकता है और मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। और इसीलिए पता है ना कि आपको 21वीं तारीख को उत्तरी ध्रुव पर आपको सबसे लंबा दिन होता है और 21 तारीख को ही आपको विश्व जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोला है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत की बात की जा रही है। देख लीजिए, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जीवी के राव समिति या सरकारिया समिति? तो न्याय पंचायत का जो किया गया था वो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता का जो आया था गठन वो 1977 में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। जबकि बलवंत राय मेहता 1957 में थे, त्रिस्तरीय की व्यवस्था की थी। जीके राव समिति जो है इन्होंने 1985 के आसपास इनका गठन किया गया था और इन्होंने पंचायती राज के संबंध में ही अपनी सिफारिश दी थी। और सरकारिया समिति जो है ये केंद्र राज्य संबंध के संबंध में, ठीक है ना। सरकारिया समिति का गठन 1983 में किया गया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया था और 1988 में इसका प्रकाशन किया गया था। और सरकारी समिति से आपको क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी पीटी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 300, 290, 320 या 280? तो वित्त आयोग आपको 280 में है। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि भारत में कृषि और पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक कौन है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या इंपीरियल बैंक? तो नाबार्ड जो है आपको कृषि ऋण प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्था है भारत में। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय, एफडीआई के साथ साथ रोजगार में योगदान के मामले में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अग्रणी है? एक बार फिर प्रश्न को समझिए। बोला है कि राष्ट्रीय आय, एफडीआई के साथ साथ रोजगार में योगदान देने के मामले में भारत में कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? आप देख लीजिए, निर्माण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या ऑटोमोबाइल क्षेत्र? तो आपको पता है कि सेवा क्षेत्र सबसे बूम पर रहता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि
नदी का संगम और उसका बिंदु है, कहाँ पे नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन देख लीजिए, देव प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडारी, और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ पे अलकनंदा है। तो अब देखिए कि इसमें से कौन सा सही मिलान है, देख लीजिए। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सिर्फ 2 और 3 ही सही मिलान है। बाकी आपको देव प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा नहीं मिलती है, बल्कि आपको देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, और ऑप्शन 1 जो है इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 बोल रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए इत्मीनान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। वर्ष 1975 में आपात स्थिति जब लागू किया गया था, प्रश्न संख्या 29, तो उस समय आपके भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह या इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 31 जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? जल निधि, जल जीवन, जल संग्रह या जल शक्ति? तो आपको पता है कि 2019 में सारे ऊपर जो 3 को दिए गए हैं उसको मिलाकर के आपको जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। और इसके जो वर्तमान में जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं आपको गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय के गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोन, कोसी, गंडक या कमला। तो इसका सही हो जाएगा आपका गंडक, ऑप्शन सी। संख्या 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी? सियोल, लंदन, इस्तांबुल या अबू धाबी? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अबू धाबी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 37 ओशिमम ट्रेन्यूफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम, आम, बबूल या तुलसी? ऑप्शन डी इसका सही होगा, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओशिमम ट्रेन्यूफ्लोरम, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 बोल रहा है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य डैश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के वायरस उन्मूलन को प्राप्त करना है? 2028, 2022, 2025 या 2030? तो 2030 तक इसको प्राप्त कर लेना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल हेपेटाइटिस डे किस दिन को मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 बोल रहा है कि इन खेलों में से किस खेल जो है का सामान्यतः सबसे कम खेल समय, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है सबसे कम समय है? तो देख लीजिए, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट सबसे ज़्यादा लंबा सकता है, 5-5 दिन तक टेस्ट चल सकता है, ठीक है ना। फुटबॉल है आपका, वो भी लंबा है 90 मिनट तक। हॉकी भी करीब करीब उसी के आसपास जाता है, लेकिन कबड्डी सबसे छोटा है, ठीक है ना। इसमें जो टाइम स्पैन है सबसे कम लगता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 बोला है कि मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, अमोनिया नाइट्रेट है, यूरिक अम्ल है? मतलब कि आपके ह्यूमन के बॉडी से जो अमोनिया निकलता है, खासकर मूत्र के द्वारा, तो वो किस रूप में निकलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यूरिया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है कि पायरोल्यूसाइट किसका एक अयस्क खनिज है? मर्क्यूरी, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम या लेड? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैग्नीज। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 25। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? साओ paulo, रियो डी जेनेरियो, सेंटोसा या ब्यूनस आयर्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेंटोसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47 बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋणों की भरपाई में पहली रैंक हासिल की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो आत्मनिर्भर मतलब जो प्रथम रैंक हासिल किया है इस योजना के तहत, वो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 48 बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि पित्त जो एक पाचन तरल पदार्थ है स्रावित करता है? ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या टेस्टिस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है और ये जमा कहाँ पर होता है? जो पित्त होता है तो पित्ताशय में जमा होता है, मतलब यकृत से निकलता है और पित्ताशय में आके जमा हो जाता है। प्रश्न संख्या 50 बोल रहा है कि डैश एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, क्रांटोसेप्टिव, बीटा ब्लॉकर, डिप्रेंसेट या एनीमा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीटा ब्लॉकर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब या बंगाल? तो ये हुआ था केरल और अली मुसरियल इसके नेता थे। 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? आयरन, नाइट्रोजन, आयोडीन या लेड? तो नाइट्रोजन का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। 56 बोल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच तीसरा द्विपक्षीय
2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क। तो अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57 बोल रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय कर राजस्व के लाभ में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए 32, 35, 40 या 42। ये 14वें वित्त आयोग की बात की जा रही है, उसकी सिफारिश की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपको बीपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा आपका 42%, ठीक है। 60 बोल रहा है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से या किसी में से नहीं। तो ये धन विधेयक केवल और केवल आपको लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। संख्या 64 बोल रहा है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यानी कि वर्टिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपेडा, एनिलिडा, निरेडिया या कॉर्डेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्डेटा। आपको पता है कि मनुष्य के पास भी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी जिसके पास भी होता है वो कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं। और कॉर्डेटा के अंतर्गत कुल 13 उपवर्ग हैं, ठीक है ना। इसी में आपको सरीसृप भी आते हैं, मत्स्य भी आते हैं, पक्षी वर्ग भी आते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्डेटा के अंदर आपको 13 भाग है, मैमल्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच साक्षरता का प्रतिशत किस राज्य में न्यूनतम है? तो आपको पता है कि बिहार में ही पुरुष और महिला और कुल साक्षरता सबसे न्यूनतम स्तर पर है। तो ऑब्वियसली देख लीजिए बिहार कहीं पर ऑप्शन है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 67 बोल रहा है कि आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वो डैश है? आइरिस, स्क्लेरा, रेटिना या कॉर्निया। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा स्क्लेरा। 72 बोल रहा है हाल ही में क्या इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एंटेग्लेंट है अवस्था में है? इसका पता लगाने के लिए किस संस्थान ने एक प्रोटोकॉल विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सत्येंद्र नाथ बोस सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। तो ये किया गया है आपको श्री सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के द्वारा ये प्रोटोकॉल विकसित किया गया है कि क्या इलेक्ट्रॉन का एक युग्म इनलिगेंट अवस्था में है या नहीं है। क्या 75 बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। उक्त तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा, मतलब चौथा समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। चौथा ये आवर्त हो जाएगा और चौथा समूह में है। तो ये आप जब पीरियोडिक टेबल बहुत इत्मीनान से देखिएगा तो वो पता चलेगा ऐसा संख्या जो है मतलब एलिमेंट जो है जिसका कि एटॉमिक नंबर 22 है और वो है आपको टाइटेनियम है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टाइटेनियम 22। 79 बोल रहा है कि वह कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की भांति राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बलबन, जबकि दैवीय सिद्धांत जो होगा वो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 बोल रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? मेस्कुरेंसी, बर्जीलियस, हुक या गॉर्डनर। तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके मतलब जो उप सूचकांक है उसमें बी, सी और डी है लेकिन ए नहीं है। 89 बोल रहा है कि कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? डायगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमोटोमीटर या फिर शाइमोमीटर। तो आपको पता है ना क्रायोजेनिक इंजन, इसका नाम आप लोगों ने सुना है क्रायोजेनिक इंजन, काफ़ी निम्न ताप पर, तो इसको बोला जाता है क्रायोमीटर। क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है अति निम्न ताप पर काम करना। 93 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम या गोवा। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो 2011 का जनगणना है उसके अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है केरल पहले होता है 94%, ठीक है ना। केरल सबसे ज़्यादा है 94 है। उसके बाद आपका मिजोरम है 91 है, ठीक है। उसके बाद आपका गोवा है 88 है और उसके बाद आपका जो है त्रिपुरा है 87 है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका मिजोरम और गोवा ही 2 मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिजोरम का ऑब्वियसली आपको 91 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और गोवा का 88 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा दूसरे स्थान पर है, तो गोवा हो जाएगा, ये 88% हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94 बोल रहा है कि मेगास्थनीज डैश के राजदूत थे? सिकंदर, सेल्यूकस, डेरियस या यूनानी। तो सिकंदर का जो आपको सेनापति था वो सेल्यूकस था और सेल्यूकस का राजदूत आपको कौन था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बनकर। 97 बोल रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देख लीजिए स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्ण प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। और तीसरा बोल रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र के योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है, ठीक है ना। स्टेटमेंट
3 सही नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना तो आपको मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों पर आधारित था, लेकिन द्वितीय में आपको भारी और जो मूलभूत उद्योग है उस पर जोर दिया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से लेकर 74 तक था, तो उसमें आपको आर्थिक गतिविधियों पर जोर दिया गया था। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ठीक है। तो इस आधार पर 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। बोल रहा है कि 98 मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि 1 मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरान राजा अफराशियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरा, वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। तो देखिए, या तो आपको स्टेटमेंट 1 सही होगा या स्टेटमेंट 2 सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही होगा तो स्टेटमेंट 2 ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां से था और उज़्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2, 3 और 4 गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि केवल 1 ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस से दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा दर्पण सूत्र का। एक तो आपको लेंस सूत्र का 1v और 1u बराबर 1f, ठीक है ना। यहाँ पे f आपका फोकस दूरी हो गया, u आपका हो गया वस्तु दूरी और f अभी हो गया प्रतिबिंब दूरी। और उसके बाद जो लेंस की जो क्षमता होती है d बराबर 1/f, तो पहले आपको लेंस सूत्र से इस सूत्र से f को निकालना होगा और फिर d के वैल्यू से आपको पुट कर देना होगा। सोल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 6.67 डायोप्टर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 101 बोल रहा है कि भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन या पास्कल प्रति केल्विन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल प्रति केल्विन। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 104 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर इनमें से क्या को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेट करंट वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर है उसका काम ही है जो एसी यानी कि अल्टरनेट करंट के संबंध में उसके धारा को या उसके वोल्टेज को, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊर्जा को बढ़ाने का काम ये नहीं करता है। ऑप्शन जो सी है ये आपका गलत है, ये कार्य नहीं कर सकता है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी के कार्य कर सकते हैं जो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज के संबंध में। संख्या 106 बोल रहा है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय तथा व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है। इसने कुछ मामलों में जो है चीन के साथ चाय और अन्य व्यापार को साथ अन्य जितने भी अधिकार थे छीन लिए थे। उसके बाद इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को और सुदृढ़ किया। बिल्कुल और सुदृढ़ किया, इन्हेंस किया, ठीक है ना। और 1858 के बाद तो बिल्कुल समाप्ति कर दिया था कंपनी के जो है उसके शासन को, और सीधे वो ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। और 3 क्या बोल रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नजर में आ गया था। नहीं, ये गलत है। आपका ऑप्शन 1 और 2 ही सही है चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में, नहीं कि केवल 1 और 2 हो जाएगा। संख्या 108 बोल रहा है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो 10वां भाग होता है, ठीक है ना। तो 1/10 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मतलब 0.1 भाग इसका ऊपर रहता है। प्रश्न संख्या 109 बोल रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 है, चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पहले पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आरटीजीएस का पूरा फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसी में एक और कोड आता है IFSC, ठीक है ना, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड उसका हो जाता है। तो इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा। 110 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश पर संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना पर विश्व विकास सूचना दिवस के आयोजन का निर्णय लिया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कितना है उसी के दिन ये जो है विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 सितंबर में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब है? 24 अक्टूबर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 111 भारतीय जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? मतलब कहाँ पर आपको जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है, डिवाइडेंड वर्ष? 1911, 1921, 1931 या 1941? तो 1921 को कहा जाता है। और वो जो वर्ष था, जो अंतराल था, वो 1911 से 1921 था। और 1921 को बोला जाता है आपको महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संख्या 112 बोल रहा है कि जिस प्रकार सहारा रेगिस्तान से संबंधित है उसी प्रकार प्रशांत किससे संबंधित होगा? समुद्र, बंदरगाह, भूमि या सागर? तो प्रशांत क्या है? सागर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 113 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकता है? Br2, OF2, CH, Cl2
F या CO। तो देखिए ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाता है उसमें से मुख्य रूप से होते हैं कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो देख लीजिए ऑप्शन सी ही बन रहा है इसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा CHCl2F। यहाँ पे फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और कार्बन ही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 114 बोल रहा है कि वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले के लिए न्यूनतम पेंशन का आश्वासन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री डैश के रूप में नामित किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, श्रम योगी मानधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 115 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ या लाल मिट्टी। और ये प्रश्न आपको बीपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नई जलोढ़। संख्या 116 बोला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 28 जनवरी 1933 या 23 फरवरी 1930। तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 120 एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मेटामॉर्फिन, कीटोनोजोनोल, प्रीमेथोजाइनिन्स या लेवोथायरोक्सिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी लेवोथायरोक्सिन। संख्या 122 भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायित्व होते हैं। संख्या 123 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्ष के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है? यहाँ पे देखिए स्मॉल सैंपल्स कलेक्ट किया गया है, यानी कि सिर्फ पिछला 5 वर्ष का ही बात किया जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, चीन, भारत, म्यांमार या वियतनाम। ये भी एक तरह का करंट का ही क्वेश्चन हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है पिछले 5 वर्ष में सर्वाधिक चावल का निर्यातक रहा है। 124 बोल रहा है कि केंद्र सरकार का उच्चतम लोक पद सेवा जो होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो क्या होता है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव। तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है, जिसको कैबिनेट सचिव बोलते हैं, वो प्रथम रैंक का अधिकारी होता है केंद्र सरकार में। 125 ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों की इमारत, पहला वास्तविक मेहराब, पूजा भवन या कला या वास्तुकला। तो उसका जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो पक्की ईंटों की इमारत है और ये शहरीकरण व्यवस्था थी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 126 बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, तो मैग्नीज का हो जाएगा आपको 25, कोबाल्ट का हो जाएगा 27, कैल्शियम का आपको 20 हो जाएगा और क्रोमियम का आपको 24 हो जाएगा। तो देख लीजिए आयरन का कितना होता है? 26 होता है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? कोबाल्ट 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 126 का वो बी हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 127 बोल रहा है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 128 वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है डैश कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सिंपल मेल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल या वाइड एरिया नेटवर्क या जावास्क्रिप्ट। तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर बोल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न के 129 बोला कि निम्नलिखित में किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? दुबई, अजरबैजान, अबू धाबी या शारजाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 130 बोल रहा है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, मजरूल हक या सचिंद्र सन्याल। तो ये सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 131 देखिए ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ आप लोगों से हम लोगों से सब जुड़ा हुआ है, मोबाइल यूज करते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इस दोनों से सबसे आप लोग सब परिचित होंगे, ठीक है ना? तो उसके बीच क्या अंतर है? LTE को तो उसके बीच क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया गया है और VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया। तो गलत है। LTE और VoLTE दोनों 4G से संबंध में है, ठीक है ना? LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है, ये भी गलत है। देखिए LTE में क्या होता है ना, जब भी आप फोन करते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर फोन भी होता है और वॉइस भी होता है, लेकिन जब फोन करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा को ऑन करना होता है। लेकिन VoLTE में जब भी आप फोन करते हैं, ये बेहतर क्वालिटी का है, तो आपको डेटा को ऑन नहीं करना होता है, ठीक है ना? तो सिर्फ वॉइस ओनली तकनीक नहीं है और ना ही ये डेटा ओनली तकनीक है। दोनों में वॉइस और डेटा दोनों है, बल्कि दोनों के अपनी अपनी विशेषता है। तो ना ऑप्शन 1 ना ऑप्शन 2, दोनों गलत यहाँ पे हो जाएगा, दोनों में त्रुटि है। तो इसका हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ठीक है? 132 निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जा चुका है। सोन, पुनपुन, शकड़ी या बलबन। तो पुनपुन नदी आके मिलती है गंगा से फतुहा के समीप में। 134 बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? कोट्टमपुरम से कुल्लम, सदिया से धुबरी, हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से कोलकाता। तो हल्दिया से प्रयागराज में जाता है, यानी कि नेशनल वाटरवेज, ठीक है ना? NW यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 135 किस अधिनियम से
प्रश्न संख्या 135 बोला है किस अधिनियम से बिहार एक अलग प्रांत बना था। 4 ऑप्शन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपको पता है कि 1936 में एक बार फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था और उसी वक्त बिहार से उड़ीसा को काट के अलग किया गया था, तो वो बना था आपको 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संख्या 138 बोल रहा है कि गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी, जिसके ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 139 यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, हिस्टोप्रोटीन नहीं होता है, जीवाणु और निगलरित शैवाल में ये पाए जाते हैं और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें केंद्रक होते हैं और डीएनए, हिस्टोप्रोटीन भी होते हैं और इसमें न्यूक्लियस भी होती है, जिसको आपकी न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की होती है। तो यूकैरियोटिक्स में जो है न्यूक्लियस होती है और यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण आपको न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। 141 नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जून 2015। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। प्रश्न संख्या 149 निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है। बिमल जलान, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या शक्तिकांत दास। तो वर्तमान के हैं आपको शक्तिकांत दास। 150 अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि एक वेग समय ग्राफ, ठीक है ना, वेग और समय का जो ग्राफ है उसका ढलान क्या दर्शाता है। त्वरण को, दूरी को, गति को या वेग को। तो ये दिखाता है आपको त्वरण को, ठीक है ना। वेग और समय का ग्राफ त्वरण को दिखाता है। तो इस प्रकार आज आपने 150 प्रश्नों में जीएस, जीके और करंट के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। यदि आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।